हेलो एवरीवन, आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। मतलब किडनी। ठीक है, किडनी में दो चीज़ पढ़ी जाती है, डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स। मेन है तुम्हारा डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में को पहले कवर करेंगे और चार टाइप के डायूरेटिक्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, फिर एक तुम्हारा वो होता है जो लूप डायूरेटिक होते हैं, फिर एक थायजाइड होते हैं, फिर एक मैनिटॉल बेस्ड होते हैं। तो चार टाइप के होते हैं, तो चारों को एक एक वीडियो में करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं हम कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर से। ठीक है, पहला डायूरेटिक की कैटेगरी है क्या? कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है, CA इनहिबिटर, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब देखो नाम में ही क्या है, किसको इनहिबिट कर रहा है? कार्बनिक एनहाइड्रेज को। ठीक है, अब ये कहाँ एक्ट करता है? किडनी में या नेफ्रॉन में, और उससे क्या असर होता है? इसके लिए हमें पहले नेफ्रॉन की नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझना होगा, खासकर PCT पे और कलेक्टिंग डक्ट पे। ठीक है, तो उसको समझने की अब कोशिश करते हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स का मतलब मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वो है जो यूरिन के रिलीज़ को बढ़ा देता है। ठीक है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। अब इसको समझना है तो इसके लिए देखो पहले क्या होता है, जैसे तुम्हें पता ही होगा कि नेफ्रॉन में, तुम्हें नेफ्रॉन के पार्ट्स पता ही होंगे, ग्लोमेरुलस है, फिर PCT है, लूप ऑफ एनले है, DCT है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए पहले हम देखते ही एक्ट कहाँ कहाँ करता है। ये एक्ट एक तो तुम्हारे PCT पे करता है सबसे मेन। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। होता क्या है उसको समझो। जैसे तुम्हारा PCT है, PCT में तुम्हारे सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स। ठीक, अब जैसे यहाँ पे क्या था, कहीं यहाँ पे देखो, जैसे जो भी फ्लूइड बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर हुआ वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस फ्लूइड में कहीं पे बाइकार्बोनेट भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। तो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट मिल के यहाँ पे क्या बना देंगे? H2CO3। ठीक, अब इस H2CO3 पे कौन एक्ट करेगा? इस पे एक्ट करता है तुम्हारा ल्यूमिनल कार्बनिक एनहाइड्रेज। क्या एक्ट करेगा? मान लो ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा ल्यूमिनल कार्बनिक एनहाइड्रेज। ठीक, ल्यूमिनल कार्बनिक एनहाइड्रेज, नाम देखो क्या है, ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब इस ल्यूमेन में क्या है? कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो ये क्या करेगा, इस जैसे तुमने पढ़ा होगा 11th में भी, इसको ब्रेक करेगा दो हिस्सों में। एक हो जाता है H2O और एक हो जाता है तुम्हारा CO2। ठीक, इसमें इसको ब्रेक कर दिया। अब ये H2O और CO2 कहाँ आ सकता है आसानी से? एपिथेलियल सेल में आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। आगे अंदर, अब इसके अंदर जैसे ही आया, इसको बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे दिखाना है। तो जैसे ही इसके अंदर मान लो H2O आया, अब मुझे बताओ सेल लिविंग है कि डेड है? लिविंग है। लिविंग है तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होगी। ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही हो तो क्या बन रहा होगा? CO2 बन रहा होगा। तो यहाँ पे CO2 होगा सेल के अंदर, क्योंकि सेल लिविंग है। ये दोनों को कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे क्या था? कार्बनिक। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कार्बनिक एनहाइड्रेज की जो रिएक्शन होती है 11th में तुमने पढ़ा हो, वो होती है रिवर्सिबल। मतलब अगर इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कौन एक्ट करेगा? कार्बनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब ये कार्बनिक एनहाइड्रेज कहाँ पे है? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इसको क्या कहेंगे हम? कौन सा कार्बनिक एनहाइड्रेज? साइटोप्लाज्मिक कार्बनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्मिक कार्बनिक एनहाइड्रेज है, ये क्या करेगा? इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाएगा? H2CO3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? साइटोप्लाज्म में होगा तुम्हारा वाटर। तो ये किस में टूटेगा? वाटर में क्या होता है? कोई भी कंपाउंड आयंस के फॉर्म में टूटता है। तो यहाँ पे किस फॉर्म में टूटेगा? हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक,
इन दो में टूट गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयन है ये कहाँ जाता है तुम्हारे, ये है ब्लड वेसल है ना, किडनी है, ब्लड वेसल है, ये है ब्लड वेसल। तो ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ पे बना, ये बाइकार्बोनेट कहाँ चला जाएगा, इस ब्लड वेसल में चला जाएगा। ठीक, यानी ब्लड के अंदर क्या जा रहा है, एसिड की बेस, बाइकार्बोनेट क्या है, बेस। तो ब्लड में क्या जा रहा है, एक बेस। बेस से क्या होगा, इसका पीएच, ब्लड का पीएच घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। पीएच बढ़ेगा तो ब्लड का क्या हो रहा है, इसकी वजह से ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा चला जाए तो क्या हो सकता है, एल्कलोसिस। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, इतना समझो बाइकार्बोनेट कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल में। दूसरा H+, अभी H+ कहाँ पे जाएगा, H+ तुम्हारा जाता है यहाँ से। इसका H+ का क्या फ़ायदा होता है उसको समझना चाहिए। ठीक है, ये एक चैनल है, ठीक है, इस चैनल का नाम होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस चैनल का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, मतलब जो ये H+ है ये क्या करेगा, इस H+ को बाहर पंप कराएगा और इन रिटर्न, अब हमने क्या कहा था कि यहाँ पे सारा क्या है, फ्लूइड इकट्ठा है जो कि फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलस में। ठीक है, पीसीटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जितना भी सोडियम होगा फ्लूइड में, वो सोडियम क्या करेगा, ये चैनल अंदर भेज देगा। काउंटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन को बाहर फेंका, सोडियम को अंदर लाया। नाम क्या है, काउंटर ट्रांसपोर्टर। काउंटर मतलब अपोजिट, ठीक ना, काउंटर मतलब अपोजिट। एक होता है सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर मतलब सेम साइड में, ठीक ना। काउंटर को एक और नाम कह सकते हैं हम, क्या, एंटी पोर्टर, है ना, अपोजिट। यहाँ अपोजिट क्या हो रहा है कि जो भी ल्यूमेन में, जो नेफ्रॉन का ल्यूमेन है, वहाँ पे जो भी सोडियम है उसको उसने क्या किया, सेल में डाला और अंदर से जो H+ है उसको ल्यूमेन में फेंक दिया। ठीक, इससे फ़ायदा क्या हुआ तुम्हारा, किस में हेल्प कर रहा है चीज़, सोडियम एब्जॉर्प्शन। ठीक, अच्छा देखो, ये इतनी चीज़ अगर समझ में आई तो तुम्हें इस इनहिबिटर से क्या होगा, इस डायूरेटिक क्या करेगा, तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तुमको ये पहले फिजियोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि फिजियोलॉजी है क्या। ठीक है, ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी मतलब जो एक आम इंसान के किडनी में होता है। अभी ये ठीक है, जल्दी से बता देते हैं क्या क्या है। हमने कहा था यहाँ पे ल्यूमेन में आया फ्लूइड, ल्यूमेन में क्या है, बाइकार्बोनेट है, H+ है, दोनों कंबाइन होंगे, क्या बनेगा, H2CO3, और उससे क्या बनेगा, H2O and CO2। यहाँ पे इस एंजाइम को कौन मीडिएट करवा रहा है, करा रहा है तुम्हारा ये क्या है, ल्यूमिनल कार्बनिक एनहाइड्रेस। ल्यूमिनल क्यों, क्योंकि ल्यूमेन के अंदर है ये एंजाइम। ठीक है, इससे क्या बना, कार्बनिक एसिड से वाटर एंड CO2। अब वाटर और CO2 आसानी से क्या है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जा सकता है, तुम्हारे सेल्स में अंदर जाएगा। अंदर क्या मिलेगा इसको, साइटोप्लाज्मिक कार्बनिक एनहाइड्रेस। ये क्या कराएगा, इन दोनों को कंबाइन करके बनाएगा कार्बनिक एसिड। ये कार्बनिक एसिड क्या होगा कि यहाँ पे पूरे में क्या है, वाटर, तो आसानी से किस में टूट जाएंगे, H+ में और बाइकार्बोनेट में। ठीक है, आयंस के फॉर्म में। अब जो H+ है वो कहाँ जाएगा, पहले SCO3 देख लो। SCO3 क्या करेंगे कि ये जो है ये चला जाता है तुम्हारे ब्लड वेसल में, यानी ब्लड वेसल में क्या जा रहा है, बेस। बेस जाएगा तो पीएच बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या करा सकता है, एल्कलोसिस। और दूसरा क्या है कि H+ कहाँ जा रहा है, इस चैनल के, क्या नाम है चैनल का, सोडियम H+ काउंटर ट्रांसपोर्टर, या और क्या कह सकते हैं, एंटी ट्रांसपोर्टर। इसके थ्रू H+ कहाँ जा रहा है, ल्यूमेन में। तो इन एक्सचेंज बाहर से कुछ अंदर भी आना चाहिए ताकि, है ना, तो अंदर क्या आता है, सोडियम। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, सोडियम एब्जॉर्प्शन। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब सोचो कि मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इनिबिट कर देता हूँ। अब सोचो ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम है, इसको मैंने इनिबिट कर दिया, और जो साइटोप्लाज्मिक एनहाइड्रेस है इसको भी क्या कर दिया मैंने, इसको भी इनिबिट कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो बाहर यहाँ पे क्या था, H+ था और बाइकार्बोनेट था, ये किसमें, इसमें किसमें बन रहा था, ये H2CO3,
है ना, और H2CO3 किस में कन्वर्ट हो रहा था, H2 और CO2 में, ठीक है। अब मैंने अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया ल्यूमिनन कार्बोनिक एनहाइड्रेस में, तो ये बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो मुझे बताओ H2O CO2 भी बनेगा, नहीं बनेगा। यानी जितना भी बाइकार्बोनेट है वो सारा क्या, यूरिन में आ जाएगा, ठीक, पहली चीज़, ठीक है। इसको इनहिबिट करने से क्या हुआ कि H2O CO2 नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, अंदर नहीं जाएगा। और दूसरा देखो साइटोप्लाज्मिक कार्बनिक एनहाइड्रेस, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे ये बनेगा, नहीं बनेगा। अब ये नहीं बनेगा, H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेस नहीं बनेगा, उसकी वजह से H+ आयंस भी नहीं बनेंगे, बाइकार्बोनेट भी नहीं बनेगा। अब H+ नहीं बनेगा तो H+ क्या इस चैनल के थ्रू बाहर आ पाएगा, जो ये था सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर, ये जो चैनल था सोडियम का हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर, इसके थ्रू क्या H+ बाहर जा सकता है, बना ही नहीं तो जाएगा कैसे, सीधी सी बात है। जब ये बाहर नहीं जा पाएगा तो सोडियम के अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जब सोडियम नहीं अंदर आ पाएगा तो जितना भी सोडियम ल्यूमेन में है वो सारा कहाँ जाएगा, यूरिन में। तो यूरिन में क्या क्या लॉस हो रहा है, बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है, सोडियम का लॉस हो रहा है, ठीक है। और क्या होगा, इसको और थोड़ा सा भी जब यूज़ पढ़ेंगे उसमें समझा देंगे। तो बेसिक मैकेनिज्म में ये समझो तुम क्या किया इसने, कार्बनिक एनहाइड्रेस ने, कि पहला क्या किया उसने, सोडियम को बढ़ा दिया, बाइकार्बोनेट को यूरिन में, मतलब फिल्टर में बढ़ा दिया, यूरिन कहना थोड़ा गलत होगा, फिल्टर में बढ़ा दिया। अब क्या होता है कि जब अभी ये कहाँ पे हो रहा था काम, पीसीटी पे, पीसीटी पे जितना फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, जैसे ये नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन के बाद ये होता है लूप ऑफ हेनले, उसके बाद होता है डीसीटी, फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब यहाँ से फ्लूइड जाएगा तुम्हारा लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, तुम्हारा एक पंप होता है जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सिम्पोर्टर, ठीक है। ये क्या करेगा, जितना भी सोडियम है अंदर से वो सारा सोडियम ल्यूमेन में से एब्जॉर्ब करा लेगा, मतलब जितना सोडियम यहाँ लॉस हुआ कुछ हद तक उसने यहाँ पे एब्जॉर्ब करा लिया, कहाँ पे, डीसीटी में, ठीक। तो इफेक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, जो सोडियम यहाँ पे लॉस हुआ यहाँ आसानी से रीअब्जॉर्ब हो गया। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या नाम है तुम्हारा, यहाँ पे क्या क्या होता है उसको यूज़ के आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो जितना सोडियम है, सोडियम यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। मान लो जैसे 100 सोडियम यहाँ पे 100 सोडियम आ गए, 100 में से मान लो 40 लगभग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे बचा कितना, 60 कहाँ पे आया, डीसीटी में। अब डीसीटी में क्या है वो हमने अपने को देखना है, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। याद रखना क्रम, सोडियम है ज़्यादा, एब्जॉर्ब होगा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में 40 मान लो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होगा उसको समझ लो, तो उसके बाद ये पूरा फिजियोलॉजी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ये है मान लो तुम्हारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। मुझे बताना नहीं चाहिए कि नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स होते हैं, तुमको मालूम होना भी चाहिए, है ना, उसको बता, अभी टाइम वेस्ट होगा फालतू। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है तुम्हारा सोडियम, ठीक है। सोडियम नॉर्मल से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो यहाँ पे सोडियम है। अब ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल है, सेल पे कुछ चैनल होते हैं, कुछ चैनल होते हैं, इनका नाम होता है इनैक, फुल फॉर्म होती है एपिथेलियल सोडियम चैनल। एपिथेलियल मेम्ब्रेन पे कोई सोडियम चैनल है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा, अंदर करा रहा है। अब अंदर अगर सोडियम जाएगा तो सेल का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो सेल क्या करेगा, सेल कहेगा कि नहीं, अब हमें इसको मेंटेन करना है, इसके नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल पे मेंटेन करना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा दो टाइप के चैनल्स को, यहाँ पे दो टाइप के चैनल्स को स्टिमुलेट करेगा, एक ये बना देता हूँ और एक ये बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे ही अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा उसने ये दो चैनल को स्टिमुलेट कर दिया, एक का नाम होता है ROMK और एक होता है तुम्हारा H+ ATPase। नाम में मत पढ़ना, मतलब समझो। सोडियम गया अंदर तो उसने इसको एक्टिवेट किया, इन दोनों चैनल को, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पंप करना शुरू करेगा पोटेशियम, और यहाँ से क्या पंप करना शुरू करेगा, हाइड्रोजन,
ठीक है, हाइड्रोजन ATPase, ठीक। तो अब देखो प्लस जा रहा है, प्लस निकल रहा है, इसका चार्ज कैसा हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक ना। तो अब देखो जैसे ही हमने कार्बनिक एनहाइड्रेस दिया तो उसने क्या कराया, यहाँ पे पोटेशियम का लॉस बढ़ा दिया है ना, पोटेशियम को निकालना बढ़ा दिया। तो ये क्या करा रहा है सेल में, हाइपोकैलेमिया, है ना, क्योंकि पोटेशियम का लॉस बढ़ा दे रहा है यूरिन में, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन का यहाँ पे लॉस करा रहा है, ठीक है, H+ लॉस, यानी ब्लड में H+ क्या हो जाएगा, कम, H+ लॉस है तो ब्लड में H+ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ हो गई, एक मैंने यहाँ बताई थी कि बाइकार्बोनेट यहाँ ब्लड में नहीं जा पा रहा है ना, इनिबिट करने की वजह से, इसको साइटोप्लाज्मिक इनिबिटर्स को इसको इनिबिट किया, तो उसकी वजह से क्या SCO3 यहाँ बन नहीं पाएगा, SCO3 बन नहीं पाएगा तो जा नहीं पाएगा, है ना। तो पहली चीज़ SCO3 भी क्या हो जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा, ठीक है, SCO3 कम हो गया, H+ कम हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो SCO3 अगर कम हो जाएगा ब्लड में, तो ब्लड में कैसी कंडीशन आ जाएगी, SCO3 क्या है, एक टाइप का बेस है, तो अगर बेस है, बेस को कम कर देंगे ब्लड में, तो ब्लड में कैसी कंडीशन आएगी, एसिडिक। तो इस क्या कहेंगे, SCO3 कम हुआ, ये क्या करवाएगा इसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या करवाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करवाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा रहा है, क्यों, क्योंकि SCO3 कम हो गया। दूसरी चीज़ H+ का लॉस हो रहा है, H+ लॉस क्या कराता है, H+ लॉस अगर ब्लड में होगा तो ब्लड में क्या कम हो गया, एसिडिक, तो वो क्या कराना चाहिए, मेटाबॉलिक, बेसिक नेचर बढ़ाएगा ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब बेसिक नेचर बढ़ाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब मुझे बताओ, हो एसिडोसिस कराएगा कि ये बेसिक वो कराएगा, एल्कलॉसिस कराएगा कि एसिडोसिस कराएगा, दोनों करा रहा है ना। लेकिन नेट इफेक्ट क्या होता है कि जो ये SCO3 है, SCO3 का लॉस ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली H+ से, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडोसिस कंपेयर टू एल्कलॉसिस। इसको क्या कहते हैं, बेसिक वाले को मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस है ना। तो ये है, तो कुल मिला के इतनी कहानी मत याद रखना क्या कराएगा, पहला करा रहा है हाइपोकैलेमिया, K+ का लॉस, और दूसरा करा रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वाई, क्योंकि SCO3 बन नहीं पा रहा है ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा फिजियोलॉजी, और ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर ओवर द नेफ्रॉन, ठीक। इतना हो गया है। अब इसके बाद हम एक वीडियो में इसका यूज़ समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लूप डाययूरेटिक शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।